हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज। आज का हमारा एवटेरिया करंट अफेयर का ये 8 लेक्चर है। हम अपने पिछले लेक्चर में काफ़ी करंट अफेयर पढ़ चुके हैं एवटेरिया का। आप हमारी जो वीडियो हैं, लास्ट 7 वीडियो, आप वहाँ से जाकर रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में एक अच्छा मार्जिन रहता है। 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते ही हैं। अभी हमारा एवटेरिया का करंट अफेयर चल रहा है और आइंदा हमारा घटना चक्र का भी शुरू होगा। तो हम देखते हैं, आज बजट 2024-25 के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। ये मोदी 3.0 की पहली बजट है। यानी मोदी 3.0 का क्या मतलब है कि मोदी जो है तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है, तो मोदी 3.0 की पहली बजट है। इससे पहले जो है 1 फरवरी को इंटरिम बजट पेश हुआ था। इंटरिम बजट कब पेश होता है? जब नई सरकारें गठन होने वाला होता है, ये इलेक्शन होने वाले होते हैं। अब बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान हो गए। तो बजट की थीम है रोजगार कौशल या स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, एमएसएमई एंड मध्यम वर्ग, जो मिडिल वर्ग होता है, मीडियम वर्ग होता है, उसके बारे में इसकी थीम है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस जातियों पर, किन जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया। गरीब हो गया, तो युवा जो नौजवान तबका आज के में सबसे ज़्यादा बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं हो गई, और अन्नदाता किसान पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। और थीम है रोजगार कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित यानी रेगुलर के लिए जीडीपी है 3,26,000 और 3,26,36,000 करोड़ रुपए की क्या है जीडीपी आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 10.50 से अधिक है। 10.50 से अधिक है। जो नियमित जीडीपी है वो है 3,26,36,912 करोड़ रुपए की आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। कुल 48,21 लाख करोड़ यानी 48,20,512 करोड़ का बजट पेश हुआ है। जो बजट पेश हुआ है यानी इतना खर्चा होगा, जितना खर्चा सरकार दिखाती है इतना ही सरकार रेवेन्यू दिखाती है कि इतना ही हमें रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है। कुल प्राप्ति होने का अनुमान है कितना? 48,20,512। ये रिसीव है, ये जो है ये खर्चा करना, ये इसे जो है प्राप्त हुआ है। राजस्व राज्य रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 31,29,200 करोड़ रुपये। 31,29,200 करोड़ रुपये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? 16,91,312 करोड़। जब इन्हें आप ऐड कर लोगे तो 48,20,512 करोड़ की क्या प्राप्तियाँ दिखाएंगी। अब कुल खर्च होने का अनुमान है 48,20,512 करोड़ रुपये। यानी जितना रिसीव होगा इतना ही खर्चा दिखाएंगे लोग। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये राजस्व खर्चा कितना है? 37,09,401 करोड़ का, 37,09,401 करोड़ का खर्चा दिखा रही है गवर्नमेंट। और पूंजीगत खर्च कितना? कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,111 करोड़ रुपये। ये जो है यह आंकड़ा कर लो, 11,11,11, ठीक है। ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों, जिस तरह दोनों तरह से हमें रिसीव होता है, इसी तरह दोनों तरह हम खर्च भी करते हैं, सरकार खर्च भी करती है। अब देखिए विभिन्न घाटे जो होते हैं, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा।
जीडीपी का 23-24 में कितना था, 23-24 में संशोधित अनुमान था 5.6%, यानी 16,53,670 करोड़ रुपये का हमारा क्या था, घाटा हुआ था 23-24 में। अब जो 2024-25 में बजट का अनुमान लगाया है, तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी का 4.9% होने का अनुमान है कि इतना हमारा घाटा रहेगा। 16,13,312 करोड़ रुपये का हमारा घाटा रहेगा। कौन सा, फिजिकल डेफिसिट। ये आते हैं, ये हमेशा आता है। ये ना आएगा तो ये दे देगा कि कितना घाटा रहेगा, कितने परसेंट का रहेगा, या कितने रुपये का रहेगा। फिजिकल डेफिसिट ये है, याद करो 4.9 जो है नए आंकड़े हैं, और पिछले साल का जो है 5.6 जो था फिजिकल डेफिसिट था। 16,53,670 करोड़ और 16,13,312 करोड़ रुपये। अब है रेवेन्यू डेफिसिट है। अब रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, 23-24 के जो बजट था 2.6% था, यानी 7,65,624 करोड़ था। और 24-25 में जीडीपी का रेवेन्यू डेफिसिट 1.8%, यानी घटा है, पहले से भी घटा है, 5,80,200 करोड़ रुपये का क्या रेवेन्यू डेफिसिट होने का अनुमान है। अब है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जीडीपी का कितना 1.6% 23-24 का, तो कितना हुआ 4,61,837 करोड़ रुपये। और जो इस साल बजट आया है उसका है रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा 0.6%, तो यानी 1,89,430 करोड़ रुपये। ये इतना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा। अब हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना 4.9%, रेवेन्यू कितना 1.8%, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 0.6%। अब है प्राइमरी डेफिसिट। 23-24 में कितना था 2%, सिर्फ 2% था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। और टोटल कितना हुआ इसका, जीडीपी का कितना, ये तो प्रतिशत होगा, जीडीपी का इतना परसेंट जो था हमारा प्राइमरी डेफिसिट था। अब कितने पैसे में कितना था, 5,89,799 करोड़ रुपये, ये था प्राइमरी डेफिसिट। अब 23-24 में कितना, 24-25 में कितना रहेगा, जीडीपी का 1.4%, यानी 4,50,372 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। एक बार हम रिवाइज करते हैं, अच्छे से आप देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिजिकल डेफिसिट हमारा रहेगा 4.9%, रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा हमारा 1.8%, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा हमारा 0.6%, और प्राइमरी डेफिसिट रहेगा 1.4% हमारा रहने का अनुमान है। अब नोट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। 4.5% 2025-26 है। जब नेक्स्ट ईयर जो हमारा जो बजट आएगा 2025-26 का, तो सरकार ये चाहती है कि हमारा इस बजट में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारा इतना % हो जाना चाहिए। सरकार का टारगेट है ये। 24-25 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 16,13,312 करोड़ रुपये लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपये उधार कर लेना होगा। इतना सरकार को उधार लेना होगा, इतना। ये यहाँ से काट दीजिए, थोड़ा ये मिस्टेक है, ये कुछ नहीं है अपना, ये इसे तो इतना अनुमान है। कितना है इसका, हमारा ये है 4.9%, इसके इक्वल है ये। तो इतना सरकार कर्ज लेगी। टारगेट कितना है हमारा फिजिकल डेफिसिट रखने का, 4.5% 2025-26 तक। और 24-25 में कितना अनुमान लगाया, 4.9% का। टोटल कितना होगा, 16,13,312 करोड़ रुपये सरकार उधार लेगी इस बार। अब देखते हैं, आइए बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद, यानी रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। जैसे उधार और अन्य देता है 27%, यानी कहाँ से आता है, उधार और अन्य देता से आता है 27%, इनकम टैक्स से 19% आता है, जीएसटी से 18%, और यानी कॉर्पोरेट टैक्स से निगम कर से आता है 17%। याद कर लो, क्योंकि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में पूछ लेता है पैसे। असेंडिंग डिसेंडिंग हिंदी में क्या बोलते हैं,
बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। उधार और देता था आता है 27%, इनकम टैक्स आयकर से आता है 19%, जीएसटी से आता है 18% और निगम कर 17%। ये घटता बढ़ता रहता है, कभी इससे ज़्यादा, कभी इससे ज़्यादा, कभी इससे ज़्यादा, तो ऐसे चलता रहता है। रुपये कहाँ जाता है? करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा है 21%, ब्याज अदायगी में 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16%। इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। याद रखना, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती हैं उसमें 16% जाता है, बट इसमें जो है डिफेंस और इकोनॉमी जो ये फिनेंशियली जो हेल्प करती रहती है उसमें ये शामिल नहीं है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में जाता है 9%। अब बजट के जो 4 खंड थे, अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बजट खंड यानी कौन से थे हमारे? इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर के सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों का परिकल्पना की गई है। विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकता है। 9, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता यानी प्रोडक्शन भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये प्रोडक्शन भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। विनिर्माण एवं सेवाएं यानी मैन्युफैक्चर भी हो और सर्विसेज भी देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड कौशल स्किल भी देखेंगे। शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण, नई पीढ़ी के सुधार। पहला देखते हैं हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता। पहला पॉइंट है ना, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन या अनुकूलनीयता। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये यानी 152 लाख करोड़ रुपये का आवंटन है। 152 लाख करोड़ रुपये ये आवंटन किया गया है कि कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि बागवानी फसलों की यानी 32 कृषि बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। 32 कृषि बागवानी फसलों के लिए 109 पैदावार की जाएंगी। याद रखना, ये पॉइंट उठाते हैं यहाँ पे कर देंगे 35 या 209 या 100 कर देंगे। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये बजट का है और बजट का हमेशा इंपॉर्टेंट होता चीज़ है। तीसरा, प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। याद रखना, पुस्तकता किसके लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन स्थापित किए जाएंगे? तो प्राकृतिक खेती के लिए। या ये पूछ सकता है प्राकृतिक खेती के लिए कितने जैव इनपुट स्थापित किए जाएंगे? तो 10,000। और कितने करोड़ किसानों को दे रखा? 1 करोड़ की जगह वो डिजिट आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जाएगी यानी एक्शन प्लान कोई बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। या फल भी दे सकता है या तिलहन के लिए दे सकता है, तो याद रखना सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। तिलहनों के लिए एक्शन प्लान कार्यनीति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि जोड़ा जाएगा यानी नेचुरल कृषि से जोड़ा जाएगा, जिसमें कोई भी केमिकल यूज ना हो। तीन सालों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा 3 सालों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के लिए। DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 400 जिलों में 6 करोड़ किसानों की ज़मीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा।
और 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। ये तीनों ऑप्शन दे सकते हैं ये किसमें, डीपीआई क्या है, डीपीआई के अंदर तो तीनों क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन बना देंगे ए, यदि 1 2 3 फिर ए बी सी डी इस तरीके से क्वेश्चन वो करेंगे तैयार। तो याद रखना 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। 6 करोड़ किसानों को ज़मीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा और डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। रबी नहीं है, खरीफ आएगा। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नाबार्ड के जरिए से उपलब्ध कराई जाएगी झींगा खेती के लिए। सरकार सहकारी क्षेत्र में प्रणालीगत, व्यक्तिगत और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लगाएगी। ये हमारा पहला हो गया कृषि, पहले क्या था कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। अब दूसरा पॉइंट है हमारी प्राथमिकताएं। प्राथमिकता 1 होगी 9 प्राथमिकताएं याद रखना। पहली प्राथमिकता हम पढ़ चुके हैं, हमें दूसरी हमारी प्राथमिकता है रोजगार एवं कुशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं पर लागू करेगी। ठीक है, 3 योजनाओं को लागू करेगी रोजगार संबंध प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत है। योजना क्या है, 3 योजना थी। पहली बार रोजगार पाने वाले, जो पहली बार रोजगार पा रहे हैं, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक 1 महीने के वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। 15,000 रुपये तक होगा, 1 महीने का वेतन होगा, जो 3 किस्तों में जाएगा। जो ईपीएफओ में जो रजिस्टर्ड हों और पहली बार रोजगार में इन्वॉल्व हुए हों, जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम हो और उनका वेतन 1 लाख रुपये से कम भी होना चाहिए। प्रति वर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। यानी ये जो स्कीम है पहली बार रोजगार वाले कम 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। यानी स्कीम का फ़ायदा 1 करोड़ लोग उठा सकेंगे। और योजना को अवधि 2 वर्ष होगी। योजना की अवधि क्या होगी? 2 वर्ष। अब योजना 6 है हमारी कर्मचारी और नियोक्ता। जो कर्मचारी होगा, जो नियुक्त करने वाला हो, दोनों को सीधे निर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी दोनों होगा, जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दोनों को जो है 4 साल में, पहले 4 साल में दोनों को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 बेसलाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त किया जाएगा। नियोक्ता को जो एम्प्लॉयर होगा तो 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम नियुक्त करना होगा। योजना गया है तीसरी योजना है सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी, सरकार करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए और उनके वेतन 1 लाख से कम हो। ऊपर ही बताया गया। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना। औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना महिलाओं के लिए है। ये औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना, महिला केंद्रीकृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुँच को बढ़ाना, कौशल विकास। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। हब और स्पोक की व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का उन्नयन किया जाएगा। हब और स्पोक के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपये तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। मॉडल
कौशल योजना को संशोधित किया जाएगा 7.5 लाख रुपये तक। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता। ये ऋण राशि 3% के वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। 15 किस को मिलेगी और कैसे मिलेगी भाई? घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता। ये ऋण राशि के 3% के वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। हम 2 प्राथमिकताएं पढ़ चुके हैं। पहली क्या थी? कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन या अनुकूलनीयता। दूसरा था हमारा रोजगार एवं कुशल प्रशिक्षण। और हमारी तीसरी प्राथमिकता है, यह है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास। बिहार झारखंड उड़ीसा कर लो। छत्तीसगढ़ नहीं है इसमें, मैं इस पेयर बना रखा मैंने, जो ये थोड़े कमज़ोर राज्य हैं। तो कमज़ोर यानी फिनेंशियली, उससे क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं हो पाता। तो इधर हम वो बात नहीं है कि वेस्टर्न जो हमारा इलाका है वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार का उपलब्ध अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती हैं। तो बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल, मगर ये बिहार झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये खाली ये थोड़ी झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा बंगाल का यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका छोटानागपुर का जो पठार है, वो वहाँ पर मिनरल्स जिसे बोलते हैं बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्रों तक चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। ये क्वेश्चन बन रहा है कि पूर्वोदय जो ये एक योजना ला रहे हैं पूर्वोदय नामक से, तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो बिहार झारखंड उड़ीसा और बंगाल आंध्र प्रदेश, याद रखना, बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल आंध्र प्रदेश। और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ, ये उत्तराखंड पीछे में भी एक क्वेश्चन आया था। तो गया इसका नोट पूछ रहे थे, तो गया का आंसर था, जो कि गलत हुआ था, मुझसे तो गलत हुआ था क्वेश्चन। तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। तो पूछा था औद्योगिक केंद्र की स्थापना कहाँ जाएगी? इस रूट पर जो है, जो गलियारा तैयार हो रहा है अमृतसर कोलकाता का, तो गया आएगा। ये पूर्वोदय मिशन पढ़ लिया हमने। अब 26,000 करोड़ रुपये की लागत से बिहार में अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। छब्बीस हजार करोड़ रुपये की लागत से बिहार में अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। जो बिहार में अवसंरचना का मतलब यही तो है। तो डेवलपमेंट आएंगे, चीज़ें तैयार करेंगे, तो 26,000 करोड़ रुपये की खर्चा आएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़क संपर्क योजना, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाली एक अतिरिक्त पुल निर्माण। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाली एक अतिरिक्त पुल निर्माण होगा। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी, जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अभी क्वेश्चन बन रहा है, पिरपैंती की जगह और कोई नाम लिख देंगे। ये 2400 मेगावाट की जगह 2800 मेगावाट कर देंगे, तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएंगी, जिनमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी आंध्र प्रदेश को। ये पूछा था किस राज्य को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है, तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश को वो 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
विशाखापट्टनम चेन्नई उद्योग गलियारे में, विशाखापट्टनम चेन्नई उद्योग गलियारे में कुप्पर्ती क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु उद्योग गलियारे में, ये विशाखापट्टनम चेन्नई उद्योग गलियारा में कुप्पर्ती क्षेत्र। याद रखना, ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। वहाँ गया में, यहाँ पर कुप्पर्ती क्षेत्र में, और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में और वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे, सड़कों जैसी आवश्यकताओं को सुविधा के लिए नियमित निधियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। कोपाली क्षेत्र में इसमें जो और वाकल क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रीय क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। महिलाओं और लड़कियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की है। महिलाओं और लड़कियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें तड़तड़हार गाँवों को 5 करोड़ रुपये जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। कितने? तड़तड़हार गाँवों के 5 करोड़ जनजाति लाभान्वित होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट बैंक के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, या फिर सिक्किम, तो 100 शाखाएँ खोली जाएंगी किसी IPPB की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, 100 शाखाएँ खोली जाएंगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 यानी 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए। बिहार का तो अलग था, जो उसमें बिहार का 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना को निर्माण किया जाएगा, और ये अलग है। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम 3 प्राथमिकताएं पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन तथा अनुकूलनीयता। दूसरी पढ़ी हमने रोजगार एवं कुशल प्रशिक्षण। तीसरी पढ़ी हमने समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। अब हम विनिर्माण क्षेत्र सेवाएं प्राथमिकता 4 हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।